नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, सिंटेक्स की हमारी क्लास चल रही थी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों, बहुत ही एक वास्ट और कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक है। जो भी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उन सभी के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आप नरेशन और एक्टिव पैसिव के बाद अगर किसी चैप्टर कोई एक चैप्टर ऐसा देखते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो दैट चैप्टर विल बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डेफिनेटली। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्प्रहेंसिव चैप्टर है। इसमें आज एक क्लास और इस क्लास में कुछ नियम, कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सभी के लिए जीएस का एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारी रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि 2022 का डिफेंस एक्सपो यानी कि डेफ एक्सपो, जिसे नाम दिया गया है डेफ एक्सपो 2022। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया है कि ये डेफ एक्सपो 2022 अक्टूबर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और तारीखें आ चुकी हैं 18 से 22 अक्टूबर। ठीक है, 18 से 22 अक्टूबर तक ये डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आप सबके लिए ये है कि ये डिफेंस एक्सपो कौन से शहर में ऑर्गेनाइज होने वाला है। विच सिटी विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2022। और ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, ये चार। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी गांधीनगर। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब प्लीज़ इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सही होता है, गलत होता है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक बार प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सही जवाब क्या है। बेशक आप गूगल करना चाहें, गूगल कर लीजिए, बट एटलीस्ट इसके बारे में एक बार विचार लेकर के आइए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश का इतना बड़ा इवेंट है, पूरे विश्व से प्रतिनिधि आते हैं भारत की डिफेंस पावर को एनालाइज करने के लिए। खरीदार भी होते हैं और इसमें एनालिस्ट्स भी होते हैं कि जो ये आंकते हैं कि हिंदुस्तान ने डिफेंस के सेक्टर में कहाँ तक प्रगति की है। दोस्तों, हमारे देश के निर्मित अलग अलग हथियार, जहाज, गोला बारूद, आर्म्स, एम्यूनिशंस, हर चीज़ वहाँ पर दिखाई जाती है। तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक देशभक्ति और प्राइड का मोमेंट है कि डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है हमारे देश का। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब और कुछ बैकग्राउंड जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। लौटते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी कहानी चल रही थी। 2 क्लासेस में हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए थे। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने तकरीबन 11 रूल्स डिस्कस कर लिए थे। आज बात करते हैं रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12। तो 12वां रूल दोस्तों हमारे लिए क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 सिंगुलर नाउन्स हैं और दोनों सिंगुलर नाउन्स आपने क्या किए हैं, उनको एंड की मदद से जोड़ा। ठीक है, 2 सिंगुलर नाउन ली आपने, उनको एंड की मदद से, एंड कंजंक्शन की मदद से उनको जोड़ दिया और पहली जो सिंगुलर नाउन है उसके आगे आपने ईच का इस्तेमाल किया। ठीक है, ईच शब्द का अगर आपने इस्तेमाल किया, ईच लगा लें या एवरी लगा लें, इन दोनों शब्दों का अगर आपने इस्तेमाल किया पहली सिंगुलर नाउन के पहले, तो क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ आएगा सिंगुलर। और वर्ब भी कैसे इस्तेमाल होगी, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, लाल रंग की है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, नियम क्या कहता है कि आपके पास एक सिंगुलर नाउन है। भाई पेन तो बहुत सारे हो सकते हैं सर, पेन्स भी हो सकता था, लेकिन हमने सिंगुलर नाउन ली, सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
अनदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं दोस्तों हमारे पास, और दोनों को किसकी मदद से जोड़ा आपने? एंड कनेक्टर की मदद से जोड़ दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पहली जो सिंगुलर नाउन है उसके आगे आपने क्या इस्तेमाल किया? ईच या एवरी। इस सेंटेंस में तो चलो मैंने ईच लगाया है, आप एवरी भी लगा सकते थे। ठीक है, पहली सिंगुलर नाउन के आगे आपने ईच या एवरी का इस्तेमाल अगर किया तो इससे क्या अर्थ निकलेगा? अब इस पूरे फ्रेज का अर्थ निकलेगा सिंगुलर, एक, हर एक। ईच पेन एंड पेंसिल का मतलब है हर एक पेन और पेंसिल। ठीक है, और सिंगुलर अर्थ निकलेगा, उसके कारण आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। हर एक की बात हो रही है, एक पेन एक पेंसिल, चाहे एक पेन ले लीजिए चाहे एक पेंसिल ले लीजिए, सब क्या हैं? लाल रंग के हैं, तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से इसमें एक मॉडिफिकेशन ये भी है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल। अगर दोनों के पहले, दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले आप ईच या एवरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तब भी अर्थ क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और अब चूंकि सर अर्थ सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी कैसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? आपको सिंगुलर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, पहली सिंगुलर नाउन के आगे आप ईच या एवरी लगा लें या दूसरी के आगे लगाएं। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि दूसरी के आगे तो आपने ईच लगा दिया लेकिन पहले वाली के आगे नहीं लगाया, तब ये नियम यहां पर लागू नहीं होगा दोस्तों। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए नियम की स्टार्टिंग में आपको कहा कि पहली सिंगुलर नाउन के आगे ईच या एवरी का इस्तेमाल होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस रूल। और रूल क्या कहता है कि अगर आपने ईच या एवरी का इस्तेमाल कर दिया, देन द सेंस विल बी सिंगुलर इन मीनिंग एंड यू विल हैव टू अप्लाई अ सिंगुलर वर्ब इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिएगा, ईच और एवरी दोनों सेम सेंस देंगे। ठीक है, ईच लगा दीजिए या एवरी लगा दीजिए, दोनों का दोस्तों यहां पर मतलब एक ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट नियम कहता है कि अगर आपने ईच को सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने ईच को क्या किया? सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया दोस्तों, तो भी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 13, ईच को आपने एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया। सर सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको एक बात याद आनी चाहिए जहन में कि ये सारी चीज़ें ईच एवरी ये सब आप पहले भी एक दफ़े पढ़ चुके हैं। फ्लैशबैक में जाइए, ये चीज़ें हम प्रोनाउन के चैप्टर में और एडजेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या इनकी कैटेगरी होती है? इसके लिए आपके पास 5 मिनट का समय है, मैं उस पॉइंट पर आने वाला हूं, तब तक आप लोग ध्यान कीजिए कि इनको कौन सी कैटेगरी की प्रोनाउन और कौन सी कैटेगरी के एडजेक्टिव्स कहा जाता है, ये मैं भी आपसे 5 मिनट के बाद में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अगर आप ईच को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, जैसे ईच हैज अ बुक, यानी कि हर एक के पास किताब है। ईच ओन्स अ कार, हर एक के पास एक गाड़ी है। ईच ओन्स अ कार। ईच ओन अ हाउस, ये गलत है दोस्तों। प्लूरल नहीं लगानी है, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर लगाइए। सिंगुलर वर्ब, जैसे ही आपने ईच को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर दिया, अब देखिए यहां पर और कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो ईच प्रोनाउन है यही सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अगर आप सेंटेंस में ईच को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। प्लूरल अगर आपने लगा दी दोस्तों तो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि अगर आप ईच के बाद, मतलब ईच से पहले अगर आपने कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल कर दी, यहां पर तो अब आप पहले क्या कर रहे थे? ईच को पहले यूज कर रहे थे, उसके बाद में आपने सिंगुलर
नाउन लगाई थी, फर्स्ट नियम। सेकंड में आपने ईच को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। अब और क्या सीन हो सकता है? ये हो सकता है सर कि किसी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद में आप अगर ईच का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होगा? तब सर सेंस उल्टा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिएगा, वी ईच हैव अ वॉच। वी ईच हैव अ वॉच मतलब हम में से हर किसी के पास एक घड़ी है। वी ईच हैव अ वॉच। तो दोस्तों नियम क्या कहता है कि अगर ईच या एवरी के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाता है तो उसमें अर्थ कैसा निकलेगा? प्लूरल का निकलेगा, बहुवचन का निकलेगा। और इसी कारण वहां पर आप वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे? वर्ब विल बी प्लूरल इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस। जैसे वी ईच हैव अ वॉच। यहां पर तो देखिए दोस्तों, आपने ईच के पहले क्या लगाया है? प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है सर, आप कह रहे थे प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं, जैसे द बॉयज ईच हैव, या वर्ब और चेंज कर लेते हैं, ओन अ कार। कि उन लड़कों में से हर एक के पास एक गाड़ी है, हर एक जो है एक गाड़ी का मालिक है। द बॉयज ईच ओन अ कार, ओन्स नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर ये कहते कि ईच बॉय, तब कहते ओन्स अ कार। ईच पहले होता, उसके बाद में सिंगुलर नाउन होती, तब आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते। अब क्योंकि यहां पर ईच से पहले आपने क्या लगा दिया, ये क्या है दोस्तों? प्लूरल नाउन है। तो ईच या एवरी के पहले अगर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों? प्लूरल आएगी, प्लूरल। इज इट क्लियर? समझ में आया पॉइंट दोस्तों? छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 15। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों हमारे लिए? ईच की जो ये श्रृंखला चल रही है, इसी में एक और पॉइंट आता है कि अगर आपके पास ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनमें से कोई शब्द है और उसके बाद में क्या दिया जाता है आपको? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दे दी जाती है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनमें से कोई भी शब्द अगर आपके पास है दोस्तों और उसके बाद में क्या आती है? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो इसका अर्थ निकलता है सिंगुलर। और वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी? सिंगुलर इस्तेमाल होगी। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ईच ऑफ, अब की बार देखिए, अब यूज किस चीज का हो रहा है? केवल ईच या एवरी नहीं है, ईच के साथ में ऑफ का इस्तेमाल होना है। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, कि इन चारों पेन में से हर एक रेड है। आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट। नियम कहता है कि ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, और उनके बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल हो। देख रहे हैं, दीज 4 पेन्स, 4 पेन प्लूरल नाउन हो गई, 2 बॉयज प्लूरल नाउन हो गई। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उनके बाद में प्लूरल नाउन हो तो अर्थ कैसा निकलेगा दोस्तों? सिंगुलर अर्थ निकलेगा। सर आप कैसे कह सकते हैं सिंगुलर अर्थ निकलेगा? हमें तो समझ में नहीं आया। समझ में आएगा दोस्तों, समझिएगा। दीज 4 पेन्स, 4 पेन की बात हो रही है। ईच ऑफ, हर एक, उनमें से हर एक, तो 4 पेन में से हर एक के लिए इशारा किया जा रहा है दोस्तों, सिंगुलर बात हो गई। आइदर ऑफ, आइदर का मतलब क्या होता है? एक बार जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। आइदर के बारे में हम पहले भी दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आइदर हमेशा किस चीज के लिए कहा जाता है? दो में से आपको कोई एक, दो में से कोई एक। दोनों की अगर बात होगी तो दोस्तों बोथ लगाना पड़ेगा, बोथ ऑफ द 2 बॉयज। अब मैं कह रहा हूं आइदर ऑफ द 2 बॉयज, यानी कि 2 लड़के हैं, दोनों में से कोई एक।
नाइदर, सर दोनों में से कोई नहीं। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, एक की तरफ इशारा करते हैं। ईच ऑफ यानी कि हर एक की अलग अलग बात हो रही है। आइदर ऑफ दोनों में से एक टाइम पर कोई एक। नाइदर ऑफ दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। उन दोनों लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ। तो दोस्तों स्ट्रक्चर पर जाइए, सिंटैक्स हमारा चैप्टर है, यहां पर ध्यान हमें सिर्फ सिंटैक्स पे देना है कि सेंटेंस की बनावट कैसी आ रही है। तो अगर आपने दोस्तों ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ का इस्तेमाल किया और उनके बाद में आपको क्या मिल रहा है, फॉलोड बाई अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मिल जाए, प्लूरल प्रोनाउन मिल जाए, प्रोनाउन भी आ सकती हैं। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक। ईच ऑफ अस, वो भी आप कह सकते हो। ईच ऑफ अस ओन्स अ कार, के पास एक गाड़ी है। वी ईच ओन आ कार, वहां पर दोस्तों प्लूरल लगेगा कि अगर आपकी प्रोनाउन पहले है, ईच बाद में है, तो पिछले वाला नियम लगेगा। यहां पर लेकिन ईच ऑफ पहले आ गया, उसके बाद में प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, तो सेंटेंस कहता है कि सब कैसा बन गया है, सिंगुलर बन गया है, और आपको वर्ब कैसी लेनी पड़ेगी, सिंगुलर लेनी पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों पॉइंट आपको अब समझ में आ गया होगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 15 के बाद में 16th पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, कि अगर आपके पास ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये शब्द हैं, ऑफ नहीं लगा है अब की बार, ठीक है, अब की बार जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दोस्तों हम ऑफ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब की बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर लग जाए तब क्या होगा सर, तब भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑफ का इस्तेमाल तो है ही नहीं। आपके पास क्या क्या है, ईच है, एवरी है, आइदर और नाइदर, ठीक है। नॉट फॉलोड बाई ऑफ, ऑफ नहीं है। ऑफ तो दोस्तों हम पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और उसके साथ में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर होनी चाहिए नाउन, और वह कैसी, काउंटेबल वाली, ठीक है। तो अगर आपके पास इन शब्दों के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोस्तों, तो सब्जेक्ट वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे ईच बॉय वाज हैंडसम, ईच बॉय वाज हैंडसम कह लीजिए, इंटेलिजेंट कह लीजिए। एवरी गर्ल वाज ब्यूटीफुल, हर एक लड़की सुंदर थी। इज इट क्लियर। इसी तरीके से आइदर पेन राइट्स वेल, जो पेन आपको दिए गए, आइदर पेन राइट्स वेल, उनमें से कोई भी पेन ले लीजिए, सब अच्छे चलते हैं। आप दुकान वाले के पास गए, बोले जी पेन दिखाइए, उसने पेन दिखा दिया, आपने बोला जिनमें सबसे बढ़िया कौन सा चलता है, कि जी कोई सा ले लीजिए, सारे अच्छे चलते हैं। तो आइदर पेन राइट्स वेल, कोई भी ले लीजिए जी, इनमें से कोई भी ले लीजिए। आइदर, आइदर का है मतलब कि आपके पास जितने भी हैं उनमें से आप कोई भी उठा लीजिए, चॉइस इज योर्स। आइदर पेन राइट्स वेल, इस तरीके से सेंटेंस को आप क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, अगर आप नाइदर का इस्तेमाल करें तो नाइदर पेन राइट्स वेल, कि जी इनमें से कोई भी अच्छा नहीं चल रहा। दुकानदार ने तो कहा जी सारे अच्छे चलते हैं, आपने चला करके देखे, बोले कि इनमें से तो कोई अच्छा नहीं चल रहा। नाइदर पेन राइट्स वेल, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन शब्दों को यूज करते हैं। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इन सभी का इस्तेमाल ध्यान देना है कि वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी, इनके बाद में सिंगुलर इस्तेमाल होगी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उनके बाद में नाउन कैसी लेनी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको लेनी है, और उसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियम एक जैसे दिखने वाले हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। हर एक
अपने आप में एक अलग कैटेगरी डिफाइन कर रहा है। ध्यान दे रहे होंगे जो बच्चे, उनको समझ में आ रहा होगा कि हर एक सिचुएशन पिछली वाली से अलग है। कहीं पर ऑफ का इस्तेमाल है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नाउन या प्रोनाउन बाद में आ रही है, कहीं पर पहले आ रही है। ईच एवरी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो दोस्तों हर एक सिचुएशन, हर एक सिनेरियो अलग है, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके से बारीकी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। दोस्तों ये उम्मीद मत करिएगा कि एसएससी सीजीएल में या सीपीओ लेवल के एग्ज़ाम में आपको लड्डू परोस देगा कि जी आइए और सरकारी नौकरी ले जाइए 4600 ग्रेड पे की। नहीं दोस्तों, वो क्रीम छांटना चाहते हैं, वो बच्चा जिसने हर एक नियम को कायदे से बारीकी से समझा है, पढ़ा है, उस पर प्रैक्टिस की है। तो जब तक आप इन चीज़ों को दोस्तों बारीकी से हर एक नियम के आधार पर आप एग्जाम्पल्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, इनको अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं आने वाला है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 17। अच्छा, 17 डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अब क्योंकि ईच एवरी की चर्चा हो ही रही थी और मैंने आपको एक पॉइंट पहले पूछा भी था कि इनको कौन सी तरह का प्रोनाउन या कौन सी तरह का एडजेक्टिव कहा जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव के चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। इनको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अगर आप केवल ये कहते हैं कि ईच पेन राइट्स वेल, अब देखिए पेन के आगे आपने ईच लगा दिया, एक नाउन के पहले आपने एक शब्द लगाया है, और नाउन के पहले लगने वाला शब्द क्या कहला देता है? एडजेक्टिव कहलाता है। द ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से ईच पेन, अब आप पेन को क्या बताना चाह रहे हो कि हर एक पेन, आपने पेनों को बांट दिया, ठीक है, ईच पेन। तो ऐसा शब्द जो एक किसी नाउन की विशेषता बता रहा है और उसमें छांटने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सो दैट मस्ट बी नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर इसी शब्द को आप एज प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ईच वाज टायर्ड, हर एक थका हुआ था, ठीक है, ईच, तो वहां पर अब आपने क्या कर दिया? इसको एज प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ईच, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वही शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है दोस्तों, वही शब्द के बाद में अगर नाउन आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ईच का अर्थ कहाँ लगेगा? जब आपको जितनी भी चीजें मिली हुई हैं उनमें से हर एक की तरफ इशारा करना है कि सारे के सारे, वहां पर आप ईच का इस्तेमाल करते हैं। ईच और एवरी दोनों को आप पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों के ही संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, कोई बाध्यता नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की जो ऑथेंटिक किताब है दोस्तों, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि ईच और एवरी को आप वस्तु और व्यक्ति, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं आइदर की। आइदर का यूज होता है कि जब आपको कुछों में से कोई एक छांटना है, कोई एक, तब आप आइदर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट नाइदर का इस्तेमाल होता है जब आपको यह कहना हो कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की। अब बात देखिए कि अगर आप, अब तक तो बात हो रही थी कि एक ही नाउन होगी सेंटेंस में या प्रोनाउन होगी, उसके साथ में ईच या एवरी का इस्तेमाल हो रहा होगा। अब अगर हम ये कहें कि जी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। भाई सेंटेंस है, उसमें कई सारे लोगों ने सपोज कुछ एक्शन किया है, तो उन सब का जिक्र करना पड़ेगा। और अगर आप उनके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो सर प्रोनाउंस भी कई सारी इस्तेमाल हो जाएंगी। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर दोस्तों कई सारी प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रही हैं एंड दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट पर्सन्स, वो सारी प्रोनाउन अलग अलग पर्सन्स की हैं दोस्तों। पर्सन्स के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है यानी तुम, और थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, दे, इट, और दुनिया भर के बाकी सारे नाम, चाहे वो लड़कों के हैं चाहे वो लड़कियों के हैं। तो दोस्तों ये तीन पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों के ही सपोज प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आ गए हैं। तो सर अब क्या किया जाए? अब आपको ये देखना होगा कि, क्योंकि दोस्तों चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सिंटेक्स का, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जी उसके अनुसार वर्ब कैसी आएगी, हमें तो ये चेक करना है। तो ये दोस्तों वर्ब के साथ साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उन प्रोनाउंस का आप सीक्वेंस क्या रखेंगे। ठीक है, सीक्वेंसिंग भी जरूरी है
और एप्रोप्रिएट वर्ब लगाना भी जरूरी है। तो आइए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये सोचना पड़ेगा कि जो सेंटेंस बन रहा है वो किस तरह का है, यानी कि वो कोई अच्छी बात बता रहा है या किसी की कोई बुरी बात बता रहा है। मतलब सिंपल सेंस में अगर कहें तो भैया सेंटेंस गुड सेंस में है या बैड सेंस में है। किसी की खासियत बताई जा रही है, किसी की प्रशंसा की जा रही है तो गुड सेंस है। किसी की बुराई की जा रही है, किसी की शिकायत की जा रही है, किसी की कमी बताई जा रही है तो वो हो जाएगा दोस्तों बैड सेंस वाला सेंस। ठीक है। अब दोस्तों ये जो सीक्वेंसिंग है प्रोनाउंस की, ये डिपेंड करती है कि आप कौन से वाला सेंटेंस बना रहे हैं। अगर तो आपने बनाया है गुड सेंस वाला कि किसी की अच्छाई बताई जा रही है, तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के नियम ये कहते हैं कि जब कभी आप सेंटेंस में किसी की अच्छाई, किसी की विशेषता, किसी का गुणगान करते हैं तो आपको कौन सा सीक्वेंस इस्तेमाल करना पड़ता है? 2 3 1। गुड सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन सबसे पहले, उसके बाद में थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल होगा। अगर आप सेंटेंस कैसा बना रहे हैं दोस्तों? गुड सेंस वाला अगर बना रहे हैं। अच्छा सर, इसके साथ में वर्ब के बारे में भी बता दीजिए लगे हाथ। दोस्तों अगर देखिए आप कर रहे हैं गुड सेंस वाली बात, तो प्रोनाउंस का तो सीक्वेंस हो गया 2 3 1, और वर्ब कैसी लगेगी सर? 3 लोगों के बारे में बात हो रही है सर, 3 पर्सन्स हैं तो तीनों पर्सन अगर एक एक भी हुए तब भी तो 3 आदमी हो गए, और 3 आदमियों के लिए क्या लगेगा सर? सर प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंपल। आइए देखते हैं, जैसे गुड सेंस में यू, ही एंड आई, प्लूरल वर्ब लगनी है दोस्तों आर फ्रेंड्स। तुम, वह और मैं आर फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर ग्रेट पैट्रियट्स, बड़े देशभक्त हैं। अच्छी बात है, तो इसलिए 2 3 1 चलेगा। इज इट क्लियर? हाँ, ऐसा मत कर देना कि सर ही एंड आई। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों यहां पर कि आई को देख करके यहां पर एम लगा देंगे, आई एम फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई एम फ्रेंड्स, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि एम सिंगुलर वर्ब है। एम सिंगुलर वर्ब है और इसकी वजह से ये सेंटेंस हो जाता है दोस्तों गलत। आपको एम का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको आर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर 3 लोगों के बारे में बात हो रही है। इज इट क्लियर? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ओके। अच्छा, अब बात करें कि सर अगर 2 होते तब क्या होता? कि जी यहां पर तो 3 पर्सन हैं, अगर 2 होते, केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो 2 3 का इस्तेमाल करोगे। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो 3 1 का इस्तेमाल करोगे। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो 2 1 का इस्तेमाल होगा। इसी सीक्वेंस में चलेगा दोस्तों 2 3 1। अगर 1 नहीं है तो 2 3 ले लो, अगर 2 नहीं है तो 3 1 ले लो, अगर 3 गायब है तब सर 2 1 ले लो। और वर्ब कैसी इस्तेमाल होगी? सर वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगी। जैसे अब देखिए, जैसे अगर मैं कहूं यू एंड ही आर फ्रेंड्स, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसके बाद में, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। इसकी जगह पर चेंज करके देखें, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, एम नहीं लगेगा। इसी तरीके से तीसरा वाला, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। तो 2 का अगर कॉम्बिनेशन चलना है दोस्तों तो आपको ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इनको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वाले को याद रख लीजिए 2 3 1, और जो भी गायब है उसको हटा दीजिए, बाकियों को लगा दीजिए। अगर 3 गायब है तो 2 1 हो जाएगा, 2 गायब है तो सर 3 1 हो जाएगा, 1 गायब है तो 2 3 हो जाएगा। लेकिन वर्ब हमेशा यहां पर दोस्तों क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग मत लगा देना, वर्ब यहां पर हमेशा दोस्तों कैसी लेनी है? आपको प्लूरल लेनी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम डिस्कस करते हैं आपके साथ में, पॉइंट नंबर 18। यहां पर तो दोस्तों बात की हमने गुड सेंस की, लेकिन अगर बैड सेंस की बात आए, भाई अच्छी बातें हो रही हैं दुनिया में तो कुछ गलत बातें भी तो होंगी। यहाँ पर देशभक्ति की बात की, आर ग्रेट पैट्रियट्स, आर ग्रेट वॉरियर्स, या आर वेरी ऑनेस्ट,
ये सारी बातों के साथ में दोस्तों अपोजिट भी तो हो सकता है कि भाई वो गद्दार है या वो चोर है या वो बेईमान है, बुराई वाली बातें भी तो हो सकती है। तो अगर बैड सेंस वाला सेंटेंस आ जाए सर, तब क्या करेंगे? बैड सेंस में क्या सीक्वेंस रहेगा और कैसी वर्ब ली जाएगी, ये भी डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। बैड सेंस जब होगा दोस्तों, बैड सेंस यानी कि जैसे किसी ने चोरी करी, किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई गंदा काम किया है, तब दोस्तों सीक्वेंस क्या रहता है? 1 2 3। तब सीक्वेंस क्या लेंगे आप? 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, जब हमने बात करी थी गुड सेंस की, गुड सेंस में क्या हो रहा था? 2 2 3 1। गुड सेंस में ये चलना था 2 3 1। और बैड सेंस में क्या चलेगा? 1 2 3। यानी कि जो व्यक्ति सेंटेंस बोल रहा है, अगर कोई घटिया काम हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, तो सबसे पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा कि जी मैं, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा यू, यानी कि जो आदमी सामने खड़ा है, जिसको बोली जा रही है बात, उसका नाम आएगा। और थर्ड पर्सन जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है, वो आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट देने की बात होती है, जब वाहवाही देने की बात होती है, जब प्रशंसा करने की बात होती है, उस समय जो व्यक्ति बोल रहा है, वो आप कह देते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपनी प्रशंसा अपने मुंह मत करो। तो बोलने वाला व्यक्ति यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रशंसा के समय सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे पहले किसकी प्रशंसा की जाएगी? जो साक्षात सामने खड़े हुए हैं, यानी कि सेकंड पर्सन। उसके बाद में जी थर्ड पर्सन जो गायब है, और सबसे लास्ट में प्रशंसा होगी बोलने वाले की, जो आदमी सेंटेंस बोल रहा है। गुड सेंस वाली बात। हाँ, जब बैड सेंस वाली बात है तो भैया दोष आरोपण होना है, गलती ठहराई जानी है, पाप लगना है, तो जी सबसे पहले तो मुझे ही दे दो, जो आदमी बोल रहा है फर्स्ट पर्सन सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड पर्सन, भैया तुम सामने खड़े हो, तुम ले लो पाप मेरे बाद में। और जो थर्ड पर्सन है, भैया वो आदमी यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो उसको तो सबसे लास्ट में दोगे। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों याद रखना है इस बात को, गुड सेंस का सीक्वेंस क्या रहेगा और बैड सेंस का क्या रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वर्ब कैसी ली जाएगी। तो दोस्तों वर्ब में दोस्तों यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, जैसा गुड सेंस में था वैसा ही बैड सेंस में भी रहेगा। वर्ब आपको प्लूरल लेनी है। ओके। जैसे बैड सेंस की बात करें तो आई, यू एंड ही, हैव कमिटेड अ क्राइम, कि हमसे एक जुर्म हो गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ना इसके ना इसके ना इसके, सब मिला करके तीन आदमी है भैया, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, हैव कमिटेड। आई, यू एंड ही आर ट्रेटर्स, गद्दार हैं, आर ट्रेटर्स। हैव कमिटेड अ क्राइम, हैव स्टोलन अ व्हीकल। इस तरीके से आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ओके। अच्छा, अब इसमें फिर से दोस्तों एक वही वाला नियम कि अगर आपके पास तीन की बजाय दो हैं, तब क्या करेंगे? तब भी जैसे गुड सेंस में चल रहा था, भैया जो गायब है ना उसे हटा दो। थ्री गायब है सपोज, तो फर्स्ट पर्सन उसके बाद में सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन गायब है तो फर्स्ट पर्सन उसके बाद में थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन गायब है तो सेकंड पर्सन पहले उसके बाद में थर्ड पर्सन। 1 2 1 3 या 2 3, इस सीक्वेंस में चलेगा। और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी दोस्तों। तो सीक्वेंसिंग की बात दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग आपको हर सेंटेंस में ध्यान देनी है। जब कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखें कि इंप्रूव द सेंटेंस या स्पॉट द एरर, तो एक बार इस चीज़ के ऊपर नज़र जरूर मार लेना। अगर वहाँ पर आपको प्रोनाउंस नज़र आ रही हैं एक से ज़्यादा, तो सीक्वेंस क्या सही है पहले चेक कीजिए कि सेंटेंस किस तरह का अर्थ देता है, अच्छा सेंस दे रहा है या बुरा सेंस। अच्छा सेंस है तो सर क्या लगेगा? 2 3 1 चलेगा। ओके। और अगर बैड सेंस है तब सर 1 2 3 चलेगा। उसके बाद में जाइए वर्ब के ऊपर। वर्ब दोनों ही सिनेरियो में प्लूरल लगती है सर, कभी भी सिंगुलर नहीं लगेगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि गुड सेंस का देगा, उसमें आई सबसे लास्ट में रहेगा, और आई की नज़दीकी के कारण एम का इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि गलत होता है। आपको प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, पॉइंट नंबर 18 के बाद में अब पॉइंट नंबर 19, सॉरी 19 नहीं, अब 20 हो जाएगा, क्योंकि 19वां तो हमारा बैड सेंस वाला हो गया।
पॉइंट नंबर 20 की बात करते हैं। अगर आपके पास आइदर या नाइदर शब्द हैं, वो सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंटेंस में या किसी क्लॉज में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, आइदर शब्द या फिर नाइदर, तो इसके बाद में दोस्तों वर्ब कैसी लगती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे देयर आर 2 रूम्स इन आवर हाउस, हमारे घर में 2 कमरे हैं, कॉमा, एंड कॉमा मत लगाइए, चलिए, इन आवर हाउस एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, आइदर इज वेंटिलेटेड। हमारे घर में 2 कमरे हैं और दोनों में से कोई एक में हवा का अच्छा प्रबंध है, हवा आने जाने का प्रबंध है, यानी कि वेंटिलेटेड है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहां पर इस सेंटेंस में दो सब पार्ट्स हैं। देयर आर 2 रूम्स इन आवर हाउस, और दूसरा सेंटेंस का हिस्सा क्या कहता है कि उनमें से दोनों ही कैसे हैं, उनमें रोशनदान है, वेंटिलेशन है। तो आइदर को आपने यहां पर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, और आइदर को जैसे ही आपने एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो वर्ब कैसी लगेगी दोस्तों? सिंगुलर लगेगी। प्लूरल मत लगा देना, आइदर आर वेंटिलेटेड गलत हो जाएगा, इज वेंटिलेटेड, आइदर इज वेंटिलेटेड। आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। जैसे ही आपने आइदर या नाइदर का इस्तेमाल किया एज सब्जेक्ट, और क्या कह सकते हो? जैसे देयर आर 2 गर्ल्स, देयर आर 2 गर्ल्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 2 लड़कियां हैं, एंड नाइदर इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है, नाइदर इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर आपने नाइदर को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है दोस्तों, और जैसे ही नाइदर को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, वर्ब कैसी आएगी दोस्तों? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का आपको इस्तेमाल करना है। आइदर या नाइदर को एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करने पर हमें क्या करना होता है? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन नियम है दोस्तों, भूल मत जाइएगा, बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। पॉइंट नंबर 21 पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैनी जो शब्द है देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन कई बार इसको भी आप एज सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैनी कह लेते हैं, एक गुड मैनी कह लेते हैं, या एक ग्रेट मैनी कह लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही शब्द हैं, मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, ये जो सारे ही शब्द हैं दोस्तों, इनका अर्थ होता है कि कई सारे, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है कि कितने सारे, बस इतना पता है कि जी कई सारे हैं, कई सारे, लार्ज नंबर, बट वो इनडेफिनेट होता है, उसके बारे उसकी काउंटिंग नहीं है, 40 हैं कि 50 हैं कि 1 लाख हैं कि 1 करोड़ हैं। मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी, ये तीनों ही जो सब्जेक्ट अगर इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में दोस्तों, तो इससे क्या पता चलता है कि कई सारे लोगों के या कई सारी वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है। और इनके बाद में वर्ब कैसी लगती है दोस्तों? प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे मैनी आर एब्सेंट इन द क्लास, की कक्षा में कई सारे बच्चे एब्सेंट हैं, मैनी आर एब्सेंट इन द क्लास, की कक्षा में नदारद हैं, गायब हैं, मैनी। तो मैनी के बाद में वर्ब कैसी लगेगी दोस्तों? प्लूरल लगेगी। इसी तरीके से हम अगर ये कहें कि देयर आर 2000 बॉयज इन आवर स्कूल एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस, ए गुड मैनी, कि उनमें से, उन 2000 बच्चों में से कई सारे काफी ज्यादा मेहनती हैं। देयर आर 1000 बॉयज इन आवर स्कूल एंड ए गुड मैनी आर लेबोरियस, या ए गुड मैनी आर इंटेलिजेंट, या ए गुड मैनी लिव इन दिल्ली, कि मेरी कक्षा में इतने बच्चे हैं और उनमें से काफ़ी सारे मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, अक्लमंद हैं, या दिल्ली में रहते हैं। तो ए गुड मैनी का भी अर्थ क्या होता है? कि कई सारे, बहुत सारे। तो ये तीनों ही शब्द दोस्तों जब कभी भी इस्तेमाल होंगे तो इनके बाद में क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला नियम देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 22। 22वां नियम हमारे लिए क्या कहता है दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि ये मैनी की कहानी चल रही है तो इसी में एक चेंज देख लेते हैं कि मैनी, एक गुड मैनी या एक ग्रेट मैनी के बाद में अगर आपको मिल जाए प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन तो क्या होगा, तब भी सर हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ हमेशा ये लार्ज नंबर की तरफ जाता है। सर अभी तो आपने बताया कि जी मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद में आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं। वो तो दोस्तों कि केवल ये शब्द मिले हैं उसके बाद में वर्ब आ जाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शब्द हैं मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इसके बाद में आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिल जाए तब क्या होगा। मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कई सारे, मैनी ऑफ द बॉयज। ए गुड मैनी, ए गुड मैनी ऑफ द गर्ल्स, या ए गुड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, कि जितने विद्यार्थी हैं उनमें से कई सारे क्या हो गए, फेल हो गए या सक्सीड हो गए, हैव सक्सीडेड। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए गुड मैनी या मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, और उसके बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल होता है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी दोस्तों प्लूरल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया सब्जेक्ट आप क्या लगा रहे हो और उसके साथ में वर्ब क्या आनी है। यही तो हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट रहना चाहिए, उनका जो है आपस में संबंध वो दुरुस्त रहना चाहिए, मिसमैच ना हो। तो मैनी ऑफ द बॉयज हैव फेल्ड, लड़कों में से कई सारे फेल हो गए। ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी ऑफ द बॉयज हैव सक्सीडेड, कि लड़कों में से कई सारे सफल हो गए। तो प्लूरल वर्ब कैसी लेनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि वो प्लूरल आएगी। ओके, आइए, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, चीज क्लियर है। इनके साथ में हमने दो नियम पढ़ लिए हैं और दोनों में ही क्या आ रही है, वर्ब प्लूरल आएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। मैनी ए जो एक शब्द होता है, मैनी ए, ये पिछले वालों से अलग है, मैनी ए या मैनी एन। सर ये क्या है, आइए देखते हैं। मैनी ए शब्द या मैनी एन के बाद में हमेशा नाउन कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और उसके बाद में दोस्तों वर्ब कैसी ली जाएगी, सिंगुलर वर्ब ली जाएगी। जैसे मैनी ए गर्ल हैज कमिटेड सुइसाइड, सुइसाइड बिकॉज ऑफ डाउरी। आप लोग जब इंग्लिश में कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं डाउरी के ऊपर तो ये सेंटेंस लिखते हैं ना कि भाई अनगिनत लड़कियों ने इस दहेज की परेशानी के कारण आत्महत्या कर ली, बहुत सारी लड़कियों ने, अनगिनत लड़कियों ने। तो दोस्तों उस शब्द को कहने का एक तरीका ये भी होता है मैनी ए। मैनी ए का मतलब होता है कि बहुत सारे। अब दोस्तों देखिए, मैनी ए जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद में जो नाउन आएगी, आप लड़के कहना चाहते हो तो मैनी ए बॉय, मैनी ए के बाद में कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लगती है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही इस्तेमाल होगा। मैनी ए बॉय, मैनी ए गर्ल, मैनी ए गर्ल का मतलब होता है बहुत सारी लड़कियां। सर गर्ल लिखा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि एक लड़की की बात हो रही है, अरे भैया लड़की से पहले मैनी भी तो लगा हुआ है जिसका खुद ही अर्थ होता है अनेकों, अनेक, बहुत सारे। तो मैनी ए बॉय हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैनी ए गर्ल हैज कमिटेड सुसाइड, मैनी ए स्टूडेंट इज एबसेंट टूडे, मैनी ए स्टूडेंट इज एबसेंट टूडे। तो दोस्तों थोड़ा पिकुलियर है लेकिन बनता इसी तरीके से ही है, और यही इंग्लिश लैंग्वेज की विचित्रता है कि मैनी ए गर्ल हैज कमिटेड सुसाइड, मैनी ए बॉय हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैनी ए स्टूडेंट इज एबसेंट टूडे। तो मैनी ए के बाद में हमेशा क्या लगेगा,
नाउन कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। और उसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अच्छा सर, कंसोनेंट वाले हैं तो ए का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई वॉवल वाला शब्द आ जाएगा, वॉवल साउंड वाली शब्द आ जाएगा, तब एन का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनी एन, मैनी एन के बारे में जैसे कहो तो मैनी एन एग, जी मैं बहुत सारे अंडे लाया था, उनमें से काफी सारे टूट गए। मैनी एन एग हैज ब्रोकन, टूट गए हैं, या हैज स्पॉइल्ड, खराब हो गए हैं। मैनी एन एग, तो वॉवल साउंड वाला मिल गया सर, तो आपने एन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन नियम वही रहेगा कि मैनी एन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके ठीक है दोस्तों, आइए तो आज की क्लास में अपने नियम यहां तक ही सीमित। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इससे आगे की चर्चा करेंगे। अभी हमें 1-2 क्लासेस और लगेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसमें मैं आपको जस्ट मतलब पासिंग बाई करते हुए टॉपिक्स पॉइंट्स छोड़ दूं और आगे बढ़ जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है कि दोस्तों ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, इनमें से किसी ना किसी के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। भाई जब पूरा चैप्टर ही आप कवर कर लेंगे तो फिर तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, उसका जवाब आप सही लगा करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्लास खत्म करने से पहले आज का जीएस का क्वेश्चन आज मैंने आपसे ये पूछा था कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करी थी कि 18 से 22 अक्टूबर तक भारत का जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एग्जीबिशन है, जिसका नाम क्या दिया जाता है, डेफ एक्सपो 2022, क्योंकि अब ये 2022 वाला संस्करण है तो इसलिए इसका नाम दिया गया है डेफ एक्सपो 2022। ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन था। ऑप्शंस थे नई दिल्ली, पुणे, जबलपुर या गांधीनगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधीनगर। राइट, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, वहां पर डिफ एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 12वां संस्करण है, 12th एडिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको कहीं क्वेश्चन पेपर में शहर का नाम तो बता देगा, लेकिन पूछेगा कि ये कौन सा संस्करण है, अब से पहले कितने डिफेंस एक्सपो हमारे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो दोस्तों 11 ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। ये जो होने जा रहा है ये 12वां डिफेंस एक्सपो है हमारा। राइट, तो डिफेंस के मामले में भारत की जो सब जितनी भी उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। जितने भी हमने हवाई जहाज़, एरो मतलब आर्म्स, एम्यूनिशंस, राइफल्स, टैंक्स, सारी चीज़ें, मतलब हमारी मिलिट्री का सारा साजो सामान वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग दुनिया भर के देशों से रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आते हैं, वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। आप अक्सर करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि भारत ने फलाने मुल्क को इतने ये वाले हथियार बेचे हैं। तो दोस्तों वो जो बेचा जाता है वो जो खरीद फरोख्त है वो कहाँ पर होती है, वो इस तरह के एक्सपो में ही की जाती है कि दुनिया भर के देश आकर के देखते हैं कि भाई भारत क्या कुछ निर्माण कर रहा है, क्या कुछ हथियार इनके पास हैं। तो उनमें से जो कुछ उनको पसंद आते हैं उनके फिर वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तब वो डील्स फाइनलाइज होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि डिफ एक्सपो 2022 कौन से शहर में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका गांधीनगर, गुजरात। ओके, इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को विराम देते हैं और आप सबसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और जीएस की निःशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।